हेलो फ्रेंड्स, मैं राम विकास पांडे आपका अपने चैनल विकास स्टडी योद्धा चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों को फिर से इंग्लिश का वो टॉपिक हमारा जो चल रहा था थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश टीचिंग में, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रिंसिपल्स ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो वो आप देख लीजिए, प्रिंसिपल्स ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच। उसका मतलब ये है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में देख लीजिए। स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द थ्री मेन फॉलोइंग प्रिंसिपल। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, संरचनात्मक दृष्टिकोण है, उसके जो है संरचनात्मक दृष्टिकोण के तीन मुख्य निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित होते हैं। देखिए क्या है वो तीन मुख्य निम्नलिखित सिद्धांत जो हैं। इम्पोर्टेंट नंबर 1 है इसमें, इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द स्टूडेंट एक्टिविटीज रादर देन द एक्टिविटी ऑफ द टीचर। क्या कह रहा है? शिक्षक की जो टीचर है उसकी जो गतिविधियां हैं, शिक्षक की गतिविधियों के बजाय छात्र की गतिविधियों को, शिक्षक की गतिविधियों को इग्नोर कर, मतलब छात्र की गतिविधियों को महत्ता दी जाती है, ठीक है, या महत्व दिया जाता है, ठीक है। दूसरा देख लीजिए इसमें क्या है। दूसरा है इसमें importance is given to the speech work as in the mind of the pupil. It is the necessary means of affixing firmly the groundwork done by the teacher. कहने का मतलब ये है, भाषण ये कह रहा कि भाषण कार्य को महत्व दिया जाता है, जो होता है बच्चों के, वो भाषण कार्य को महत्व दिया जाता है। जैसे कि छात्र के दिमाग में ना, जो छात्र के दिमाग में, उसके माइंड में शिक्षक द्वारा किए गए वो जो वहाँ उसने जो है शिक्षक ने छात्र के दिमाग में जो है उसके माइंड में इस तरह से जो है फिक्स कर दिया है शिक्षा को, या इस तरह से बता दिया है कि उसको जो है चिपकाने का एक आवश्यक, मतलब उसको बताने का एक आवश्यक साधन बना दिया है खुद को, ठीक है, कि वो एक आवश्यक साधन है जो छात्र है उसके लिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है। अब देखिए, इम्पोर्टेंस is given for developing correct translation habits among the student particular। हाँ, तो ये कह रहा है छात्रों के बीच, जो छात्र होते हैं उनके बीच, among मतलब छात्रों के बीच, among का प्रयोग जो है 3 से अधिक लोगों के बीच होता है, तो छात्रों के बीच सही गतिशील आदतों को विकसित करने के लिए महत्व दिया जाता है ना। जो सही गतिशील आदतें होती हैं उसको विकसित करने का महत्व दिया जाता है। पार्टिकुलरली द हैबिट ऑफ अरेंजिंग वर्ड्स इन इंग्लिश इन ऑर्डर टू रिप्लेस द सेंटेंस पैटर्न ऑफ द पीपल्स ओन लैंग्वेज, दैट इज मदर टंग। क्या कह रहा है कि जो विशेष रूप से छात्रों की अपनी भाषा के वाक्य पैटर्न ना, वाक्य पैटर्न जो सेंटेंस पैटर्न है को प्रतिस्थापित या चेंज किया जाता है, प्रतिस्थापित या स्थापित किया करने के लिए अंग्रेजी में शब्दों की व्याख्या करने की आदत, यानी कि मातृभाषा के रूप में बताया जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए आप एम्स ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच ना, मतलब ये है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के उद्देश्य, ठीक है। क्या है उद्देश्य, उसको देख लीजिए। द मेन एम्स of structural approach are,
जो उसके मेन उद्देश्य हैं वो इस प्रकार से हैं या दिए गए हैं, या इस प्रकार से हैं। निम्न 4 मौखिक दृष्टिकोण का मौखिक उद्देश्य जो है वो इस प्रकार से है, देख लीजिए थोड़ा। टू टीचर द फॉलोइंग ऑफ 4 फंडामेंटल स्किल। निम्न जो इसके कहने का मतलब ये है कि निम्नलिखित 4 मौखिक कौशल को, मतलब फंडामेंटल स्किल जो है को पढ़ने के लिए, पहला देख लीजिए क्या है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, मतलब जो स्किल है पढ़ने के लिए वो पहला अंडरस्टैंडिंग है, मतलब समझना। दूसरा, पहले नहीं, जो पढ़ाने के लिए निम्नलिखित 4 मौखिक कौशल पढ़ाने के लिए जो हैं, देख लीजिए उसको। वो पहला क्या है उसमें से, हमारा ए है अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझना, पहले उसको समझा जाए। जो टॉपिक हमें बताना है उसको पहले समझें। बी रीडिंग, पहले उसको समझने के बाद उसको रीड करें, ठीक है। स्पोकिंग ना, उसके बाद उसको बोल कर, उसके बाद उसको बोल कर जो है उसका अभ्यास करें। फिर क्या है, डी, डी है राइटिंग, मतलब उसको लिख कर जो है उसका अभ्यास करें। फिर उसको रीडिंग, मतलब ये टीचिंग के लिए है, पढ़ाने के लिए है। तो ये जो है बच्चों को बताने का ये सबसे अच्छा तरीका है। और इसमें देख लीजिए, टू इनलार्ज द वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स, ये कह रहा है छात्रों की शब्दावली को बढ़ाने के लिए ना, जो छात्रों की शब्दावली है उसको बढ़ाने के लिए, या छात्रों की शब्दावली को बढ़ाना चाहिए। टू करेक्टली द टीचिंग टू करेक्टली द टीचिंग ग्रामर एंड कंपोजिशन विद द लेसन ऑफ द टेक्स्ट बुक। लेसन ऑफ द टेक्स्ट बुक कह रहा है पाठ्य पुस्तक के पाठों के साथ व्याकरण और संरचना के शिक्षकों को सह संबंध करने के लिए, जो पाठ्य पुस्तक के पाठकों के साथ व्याकरण और संरचना के शिक्षण को सह संबंध करने के लिए ना। अगला देख लीजिए, इसमें अगला आपका है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए चौथा पॉइंट कह रहा है टू इम्प्रूव एंड करेक्ट, टू इम्प्रूव एंड करेक्ट प्यूपिल्स स्पीच हैबिट। कह रहा है कि छात्रों की भाषण आदतों को सुधारने और सही करने के लिए, ठीक है। इसमें है ये एम्स हम आपको बता रहे हैं, क्या स्ट्रक्चरल अप्रोच के एम्स हैं, एम्स है क्या उद्देश्य है, ठीक है। इसको देख लीजिए, इसको आपको बता रहे हैं ये इसका यही उद्देश्य है। टू मेक द क्लासरूम एटमॉस्फेयर इंटरेस्टिंग एंड नेचुरल, यह कह रहा है पांचवा, कक्षा के वातावरण को इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प और प्राकृतिक बनाने के लिए ये इसका एक उद्देश्य है। टू डेवलप स्टूडेंट इंटरेस्ट बाय क्रिएटिंग मीनिंगफुल सिचुएशंस ना, ये क्या कह रहा है, सार्थक स्थितियों को बनाकर छात्रों की, जो सार्थक स्थितियां होती है उसको बनाकर छात्रों की रुचियों को विकसित करने के लिए है, ठीक है। ये अब आप देख लीजिए, इसमें ये आपका अगला है, अगले पॉइंट पर है आपका persuasions टू बी केप्ट इन माइंड while teaching through structural approach, ठीक है।
कह रहा है संरचनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से शिक्षण के दौरान ना, संरचनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से जो है शिक्षण के दौरान सावधानियां रहना या सावधानी बरतना है, जो कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से ना, ठीक है। फॉलोइंग मतलब ये जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है उसमें जो है शिक्षण के दौरान जो सावधानियां बरतना है उसके बारे में बता रहे हैं आपको स्ट्रक्चरल अप्रोच में, उसको देख लीजिए थोड़ा। तो ये आप इसमें दिया है फॉलोइंग आर द परसुएशंस व्हिच शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल टीचिंग। इसमें क्या दिया है, फॉलोइंग आर द परसुएशन व्हिच शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल टीचिंग थ्रू स्ट्रक्चरल अप्रोच। संरचनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से पढ़ाने के दौरान ध्यान में रखना चाहिए। वो देखिए इसमें क्या पॉइंट्स हैं उसको देख लीजिए। पहला इसमें पहला इसमें स्ट्रक्चर शुड बी केयरफुली ग्रेडेड। पहला कह रहा है कि संरचनाओं को ध्यान से वर्गीकृत किया जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा है ईच स्ट्रक्चर शुड बी रिस्पेक्टली थॉट मेनी टाइम विथ डिफरेंट वर्ड। कह रहा है ये कि प्रत्येक ना, यह कह रहा है हाँ, प्रत्येक संरचना को बार बार अलग अलग शब्दों के साथ, मतलब प्रत्येक संरचना जो है उनको बार बार अलग अलग शब्दों के साथ कई बार सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। और इसमें देख लीजिए तीसरा आपका सफिशिएंट प्रैक्टिस शुड बी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच स्ट्रक्चर बिफोर द नेक्स्ट इन इंट्रोड्यूस। ये तीसरा आपका बता रहा है कि तीसरा आप कह रहा है जो अगला स्टेप के लिए होगा उसमें अगले स्टेप के जाने से पहले प्रत्येक संरचना के संबंध में पर्याप्त अभ्यास दिया जाना चाहिए। मतलब अगले स्टेप को बताने से पहले बच्चों को प्रत्येक संरचना के बारे में जो है पर्याप्त अभ्यास दिया जाना चाहिए। और आपका चौथा है स्टूडेंट मस्ट बी मोर एक्टिव देन द टीचर ना, कह रहा है कि छात्र शिक्षक की तुलना में अधिक सक्रिय होना चाहिए ना। इसका मतलब ये मोस्ट ऑफ द टॉकिंग शुड बी डन बाय द स्टूडेंट एंड नॉट बाय द टीचर एलोन। अधिकांश बातें छात्रों के द्वारा की जानी चाहिए ना कि शिक्षक के द्वारा अकेले। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो छात्रों के ही द्वारा की जानी चाहिए, ना कि शिक्षक के ही द्वारा अकेले। आपका पांचवा है मिस्टेक ऑफ यूजेज एंड प्रोनाउंसिएशन बाय द स्टूडेंट शुड बी promptly corrected। यह कह रहा है, यह आपका पांचवा ऑप्शन बता रहा है कि छात्रों द्वारा उपयोग और उच्चारण की गलतियों को जो उपयोग करते हैं ना, जो भाषा उपयोग करते हैं, जो उच्चारण करते हैं, गलतियों को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। उसके बाद आपका है ये छठा A list of useful structure should be prepared। A list of useful structure should be prepared by the teacher। ये आपका छठा पॉइंट कह रहा है कि शिक्षक द्वारा उपयोग संरचनाओं की एक सूची तैयार की जानी चाहिए। और आपका ये सातवां आप देख लीजिए questions asked by the teacher should be related to those structures only which have already been taught in a classroom। इसके कहने का मतलब यह है कि शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न
केवल उन संरचनाओं से संबंधित होना चाहिए जो केवल कक्षा में पढ़ाए गए हैं ना। कहने का मतलब ये है जो क्लासरूम में टाट किए गए इन टाट इन क्लासरूम। आपका 8वां देख लीजिए, वन प्रैक्टिस इन स्पीच ऑफ यूजिंग द स्ट्रक्चर शुड बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट बिफोर दे आर आस्क्ड टू रीड एंड राइट देम। यह कह रहा आपका संरचनाओं का उपयोग करने के भाषण में ना, उपयोग संरचनाओं का जो उपयोग है वो करने के भाषण में पर्याप्त अभ्यास छात्रों को कहा जाने से पहले छात्रों को प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है इसका। अब आपका 9वां देख लीजिए, आपका 9वां पॉइंट है, न्यू वोकैबुलरी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ controlled manner because the teacher's object is to concentrate on the assimilation of the structures and the student will be confused if a large number of new words are introduced in one and the same lesson। 9वें में यह बता रहा कि जो नई शब्दावलियां जो हैं को नियंत्रित तरीके से पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक की वस्तु संरचना के आकलन पर ध्यान केंद्रित रहना और छात्रों को भ्रमित किया जाएगा यदि एक बड़ी संख्या में नए शब्द एक ही सबक में पेश किए जाते हैं। तो मतलब वो अगर एक बड़ी संख्या में छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं उससे, और एक बड़ी संख्या में अगर छात्रों को नए शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो ऐसी कंडीशंस में अगर छात्र जो होता है वो छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब इसका ये है। 10वां आपका है कि न्यू वर्ड्स एट अर्ली स्टेट्स शुड रिफरेस टू ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शंस व्हिच कैन बी सीन एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम। कहने का मतलब ये है इसका 10वें का कि शुरुआत के चरणों में या शुरुआत के स्टेज में, इनिशियल स्टेज कह सकते हैं, में नए शब्दों को वस्तुओं और कार्यों के संदर्भित करना चाहिए। वस्तुओं और कार्यों को संदर्भित करना चाहिए जिससे कक्षा में, जो क्लासरूम है, कक्षा में देखा और प्रदर्शित किया जा सकता है ना। ऐसे कहने का मतलब ये है। 11वां आपका है न्यू वर्ड्स शुड बी इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली एंड दे मस्ट बी करेक्टली विद द स्ट्रक्चर ऑलरेडी टॉट। आपका 11वां कह रहा है नए शब्दों को, जो नए शब्द हैं, को धीरे धीरे पेश या बच्चों को बताना चाहिए और उन्हें पहले से बताए गए शब्दों के साथ ये बताना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है, या टीच करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। अगला देखिए आप, द टीचर शुड बी केयर दैट द स्टूडेंट गेट एडिक्वेट प्रैक्टिस इन द यूज ऑफ स्पेशल वर्ड। यह कह रहा है आपका 12वां कि शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों को विशेष शब्दों के उपयोग में पर्याप्त अभ्यास मिलता है। ठीक है कि नहीं, यह चीज को ध्यान रखना चाहिए। अब आगे आप देख लीजिए। हाँ, तो ये आप लोग देख लीजिए मेरिट्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। मतलब क्या है इसका कि जो संरचनात्मक दृष्टिकोण के गुण है उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। स्ट्रक्चरल अप्रोच है मेरिट विच आर एज फॉलोइंग। मतलब स्ट्रक्चरल अप्रोच के संरचनात्मक दृष्टिकोण के
जो गुण है वो इस प्रकार है। नंबर 1 इसमें है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच कैन बी इफेक्टिवली एडॉप्टेड एट ऑल स्टेजेस विथ अ वेल सेलेक्टेड एंड वेल ग्रेडेड प्रोग्राम। जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है इसको जो है सभी चरणों में, मतलब सभी चरणों में अच्छे से चयनित और अच्छे से ग्रेडेड प्रोग्राम के साथ प्रभावी रूप से अपनाया जा सकता है। ठीक है। तो दूसरा है थ्रो दिस अप्रोच एंड अप्रोप्रिएट environments इज क्रिएट फॉर लर्निंग। इसका मतलब है कि यह अप्रोच यह दृष्टिकोण के माध्यम से सीखने के लिए एक उपयुक्त वातावरण किया जा सकता है, उपयुक्त वातावरण तैयार किया जा सकता है। अब आप देख लीजिए, इट्स एम्फेसिस मोर स्पीच लैंग्वेज कैन नॉट बी सेपरेटली फ्रॉम साउंड, सो इट बिकम्स इजी टू लर्न थ्रू दिस अप्रोच। यह कह रहा कि यह भाषण पर अधिक जोर देता है, मतलब बोलने पर, स्पीच पर ज्यादा जोर देता है। भाषण को ध्वनि से अलग नहीं किया जा सकता। जो भाषण होता है उसको ध्वनि से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए यह दृष्टिकोण से सीखना आसान हो जाता है। ठीक है। इट इज यूजफुल द टीचिंग ऑफ प्रोज एंड पोएट्री, मेनी नर्सरी रैम्स, ट्रेडिशनल सॉन्ग एंड फोल्क सॉन्ग आर इजी टू लर्न। यह कह रहा कि गद्य और कविता के शिक्षण में उपयोगी है। कई नर्सरी गाया जाता है, पारंपरिक गाने और लोक गीत सीखना आसान है। ठीक है। यंग चिल्ड्रेन लर्न इंग्लिश सॉन्ग एंड म्यूजिकल रैम विथ प्लीजर एंड रिमेम्बर देम विथ ईज। ये आपका क्या कह रहा है, इसमें आप कह रहा है कि छोटे बच्चे खुशी के साथ अंग्रेजी गाने और संगीत के साथ बोलते हैं और उन्हें आसानी से याद करते हैं। पांचवा आपका है, इट हेल्प इन लर्निंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड रैम, स्पेशली द प्रोनाउंसिएशन ऑफ कंसोनेंट। यह कह रहा है कि यह सही उच्चारण, लय सीखने में मदद करता है, विशेष रूप से व्यंजन का उच्चारण। ठीक है। लर्निंग इज मेड स्टेबल एंड एवरलास्टिंग ड्यू टू ओरल ड्रिल। कहने का मतलब इसका यह है कि जो सीखना है, सीखने को मौखिक ड्रिल के कारण बोलने के कारण स्थिर और चिर स्थिरता बनाया जा सकता है या बनाया जाता है। ठीक है। अब आप देख लीजिए सातवां, इट गिव्स emphasis on the skill of reading, writing, speaking and understanding। कहने का मतलब यह है इसका, यह पढ़ने, लिखने, बोलने और कम बोलने के कौशल पर जो कम बोला जाता है उसके कौशल पर जोर देता है। अब आप आठवां देख लीजिए, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट रिमेन एक्टिव, द टीचर कैन अटेंड टू मोस्ट टू ऑल स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। यह कह रहा है कि आपके 8वें में शिक्षक के साथ साथ छात्र भी सक्रिय रहें। शिक्षक अपनी कक्षा के लगभग सभी छात्रों के लिए उचित उपस्थित हो सकता है। ठीक है। उचित रूप से उपस्थित हो सकता है, यह कह सकते हैं। The structural approach promotes to use of natural and everyday language and stimulates greater pupil activity with greater interest। इसके कहने का मतलब यह है, जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है, प्राकृतिक और रोजमर्रा की भाषा, मतलब जो प्रयोग हम पर डे करते हैं उसकी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देता है। ग्रेट
ग्रेटर पीपल मतलब कि जो बढ़ावा देता है, और जो छात्र होते हैं ना, छात्र की जो, हाँ, बढ़ावा देता है, और छात्रों की जो होती हैं गतिविधियां ना, एक्टिविटी होती हैं, उनको अधिक रुचि के साथ साथ उत्तेजित करता है, या उनको तो आगे जो है बढ़ने के लिए उत्तेजित करता है। 10वां आपका है, इट गिव्स एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस themselves फ्रीली। यह कह रहा है 10वें में आपका, यह खुद छात्रों को खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के पर्याप्त अवसर देता है ना। इसे कहने का मतलब यह है। अब आप देख लीजिए डिमेरिट्स ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है इसके जो है हानि क्या है, मतलब इसके अवगुण क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिए। Besides merits, it also have some demerits as given below। कह रहा है कि यह जो है इसमें दिए गए निम्न प्रकार या निम्न अवगुण है, ठीक है। इट suitable only for the lower classes। यह कह रहा है कि पहला इसमें है, यह केवल निम्न वर्गों के लिए उपयुक्त है, मतलब जो सिर्फ इसको निम्न वर्गों में ही प्रयोग किया जा सकता है, यह इसका अवगुण में आ जाएगा, और अदर वर्गों में नहीं किया जा सकता। ओनली वेल सेलेक्टेड सेंटेंस पैटर्न्स आर taught through this approach। कह रहा है कि इस दृष्टिकोण के माध्यम से केवल अच्छी तरह से चयनित वाक्य पैटर्न पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। दिस इज रियली सक्सेसफुली इन ओवरक्राउडेड क्लासरूम। यह आपका तीसरा है। तीसरे में कह रहा है कि भीड़ भाड़ वाली कक्षा में यह वास्तव में सफल है। जो यह अप्रोच है यह सिर्फ भीड़ भाड़ वाली कक्षा में सफल है, और अदरवाइज किसी ने नहीं, ठीक है। अब आगे आप देख लीजिए, वेरी फ्यू टीचर्स आर ट्रेंड ऑन द लाइन ऑफ दिस अप्रोच। इसका मतलब यह है, 5 कह रहा है कि इसमें कि इस दृष्टिकोण की तर्ज पर बहुत कम शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है ना, सिर्फ ज्यादा नहीं, बहुत कम ही। उसके बाद 5वां आपका, इट ओवर एम्फेसिस ऑन द ओरल वर्क एंड द टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चरल आइटम। इसका मतलब यह है कि यह मौखिक कार्य और संरचनात्मक वस्तुओं के शिक्षण पर अधिक प्रभाव डालता है, ठीक है। फिर आप देख लीजिए 6ठा, इट निग्लेक्ट्स रीडिंग ऑफ ऑल टाइप। कहने का मतलब इसका है, यह सभी प्रकार के पठन की उपेक्षा करता है ना, या निग्लेक्ट करता है इसको। अब आप देख लीजिए 7वां, इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन एवरी स्फेयर ऑफ टीचिंग। इसे कहने का मतलब यह है कि यह शिक्षण के हर क्षेत्र में लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद 8वां आप देख लीजिए, 8वें में है, दिस अप्रोच डिमांड्स टू मच मटेरियल एड। इसके कहने का मतलब यह है कि यह दृष्टिकोण बहुत अधिक भौतिक सहायता की मांग करता है। जो यह दृष्टिकोण है यह ज्यादा भौतिक सहायता के लिए ये ज्यादा मांग करता है। अब आप 9वां देख लीजिए, दिस अप्रोच नीड्स स्पेशली प्लान टेक्स्ट बुक्स विच आर नॉट इजिली अवेलेबल। इससे कहने का मतलब यह है, इस दृष्टिकोण को विशेष रूप से नियोजित पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता है, जो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है, ठीक है। द कंटिन्यूअस टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड देयर रिपीटेशन
by the pupil make the atmosphere of the class dull। यह कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा संरचनाओं के निरंतर शिक्षण और उनकी पुनरावृत्ति कक्षा के ना जो निरंतर शिक्षण होता है उनकी जो पुनरावृत्ति होती है या मतलब दोबारा उनको पढ़ाए जाने के लिए कक्षा के वातावरण को सुस्त बना देता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। उसके बाद आप देख लीजिए इसमें द स्ट्रक्चरल अप्रोच मेक टीचिंग मैकेनिकल। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये है आपका 11वें का कि यह कह रहा कि संरचनात्मक दृष्टिकोण जो है वो शिक्षण को यांत्रिक बनाता है। ठीक है, वो यांत्रिक रूप से इसको करता है, जो कि इसके अवगुण के अंतर्गत आएगा। अब आपका 12वां देख लीजिए इसमें the gradation and selection of structure cannot solve the problem of teaching। यहाँ सी होगा, उसके बाद इसमें मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यह कह रहा है कि संरचनाओं का उन्नयन और चयन शिक्षण अंग्रेजी की समस्याओं को हल करता है ना। शिक्षण होता है अंग्रेजी की समस्याओं को हल करता है। शिक्षण जानता है केवल उनको, शिक्षक जानता है क्या सिखाना है, जो छात्र होते हैं उनको क्या सिखाना है और उनके बाद वह क्या सीखने वाला। ठीक है, द टीचर known only what he has taught and what he is going to teach afterward। कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसमें कंक्लूजन में, इसके कंक्लूजन में मतलब निष्कर्ष में देख लीजिए, दिस अप्रोच इज स्टिल इज एन एक्सपेरिमेंटल स्टेज। कह रहा है कि यह दृष्टिकोण अभी भी एक प्रयोगात्मक चरण में है ना। इसका मतलब यह है It is suggested that other method should also be used along with this approach। कह रहा है कि यह ना, इसे कहने का मतलब यह है कि इस दृष्टिकोण के साथ अन्य तरीकों का भी उपयोग किया जा सकता है। इट कंटेन्स मेनी फीचर इन कॉमन विथ द डायरेक्ट मेथड। कह रहा है इसमें जो है डायरेक्ट मेथड के मतलब प्रत्यक्ष विधि के साथ, इसमें प्रत्यक्ष विधि के साथ कई विशेषताएं समाहित हैं ना। इट्स emphasis on drill in vocabulary of words has a common ground with Dr. West new method। यह कह रहा है कि इसमें जो है शब्दों की शब्दावली में ड्रिल पर जोड़ देता है, मतलब शब्दों की जो शब्दावली उसके ड्रिल पर जोड़ देना है डॉक्टर वेस्ट की नई पद्धति के साथ एक सामान्य आधार है। ठीक है, कहने का मतलब ये द वोकैबुलरी ऑफ ईच स्टैंडर्ड हैज बीन फिक्स्ड एंड द ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स आर इंट्रोड्यूस इन अ पार्टिकुलर स्टैंडर्ड। इसके कहने का मतलब यह है कि जो है प्रत्येक मानक के लिए शब्दावली तय की गई है और श्रेणीबद्ध संरचनाओं को एक मानक में पेश किया गया। ठीक है, द टीचर ऑफ इंग्लिश शुड बी गिवन ट्रेनिंग। हाँ, उन्होंने बताया अभी The teacher of English should be given training in the principles and technique of this new approach through refresher course before they start teaching through this approach as generally
कहने का मतलब यह है इसके कि अंग्रेजी के शिक्षक को नए दृष्टिकोण, थ्रोनर रिफ्रेशर के कोर्स के सिद्धांत और तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ना, इससे पहले कि वे आमतौर पर इस दृष्टिकोण के माध्यम से पढ़ना शुरू करते हैं। उन्हें पता नहीं है कि कक्षा में इस दृष्टिकोण का सफलतापूर्वक उपयोग कैसे करें। ठीक है, या उन्हें मतलब ये होता है दे या दिया इसमें ना, दे डू नॉट नो हाउ टू सक्सेसफुली यूज दिस अप्रोच इन द क्लासरूम, मतलब इसका जो है सफलतापूर्वक कैसे कक्षा में प्रयोग करें, उन्हें पता नहीं होता इसके बारे में। उसमें आप देख लीजिए, इसमें दिया है सफिशिएंट नेसेसरी ऑडियो विजुअल मटेरियल इज नॉट अवेलेबल विथ द टीचर एंड देयर इज द ओल्ड सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन विच measures and efficiency of a teacher by the number of students passing in each subject। कहने का मतलब यह है कि पर्याप्त आवश्यकता, ऑडियो विजुअल मतलब कि श्रव्य दृश्य सामग्री की शिक्षक के पास आवश्यक उपलब्ध नहीं है, और परीक्षा की पुरानी प्रणाली है जो एक शिक्षक की दक्षता को उसके विषय में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या मापता है। ठीक है, सो द फ्रूटफुलनेस एंड द यूज ऑफ दिस अप्रोच इन इंडियन स्कूल इज लिमिटेड। इसे कहने का मतलब यह है कि इसलिए भारतीय विद्यालयों में इस दृष्टिकोण का फलन और उपयोग सीमित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं, चूंकि हमने कई सारे पॉइंट जो है आपको इसमें बता दिए। अब मैं आपको बताऊंगा सिचुएशनल अप्रोच के बारे में, उसके बारे में आप देख लीजिएगा, और कुछ पॉइंट्स जो हैं उसके जो बचे हुए हैं उसको बताऊंगा। सो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, धन्यवाद।